मूवी SM एक्सप्लेन में आज की फिल्म है अगेंस्ट द सन। ये कहानी शुरू होती है 16 जनवरी 1942 से, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। इस अटैक के बाद अब अमेरिका भी जापान से बदला लेना चाहता था, इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे प्लेन्स और एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापानीज आबदोजें होती हैं उन्हें तबाह करने के लिए चल पड़ते हैं। इसी में एक एयरक्राफ्ट होता है जिसमें 3 लोग होते हैं, पायलट हैरल्ड, बम्बार्डियर टोनी और रेडियोमैन जीन। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो ये आसमान में बादलों के बहुत ऊपर होते हैं और ये अपना रास्ता भूल जाते हैं। साथ ही इनका फ्यूल टैंक भी खाली हो रहा होता है। जीन रेडियो के जरिए रास्ता पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से वो आवाज़ ठीक तरीके से नहीं सुन सकता और तभी उसे रेडियो पर जापानीज की आवाज़ आती है तो वो रेडियो की तार निकाल देता है और मोर्स कोड के जरिए राब्ता करने की कोशिश करता है। उधर क्राफ्ट का फ्यूल बहुत कम हो रहा होता है तो पायलट उसे दोबारा रेडियो की तार जोड़ने को कहता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन इनका राब्ता नहीं हो पाता। अब इनके पास इस वसी समंदर के ऊपर लैंडिंग करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। पायलट अपने साथियों को उस वसी समंदर में लैंडिंग के लिए बोलता है और उसके साथ ही वो लैंडिंग कर देते हैं। लैंडिंग करने के बाद हैरल की तो बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुलती और वो एयरक्राफ्ट के साथ बहुत नीचे चले जाते हैं और डूबना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के डूबने से पहले इनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर हैरल के पास आ जाते हैं। इनके पास एक एयरबोट होती है और वो तीनों उस एयरबोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनके पास अब ना कुछ खाने के लिए होता है और ना ही पीने के लिए। और अब ये तीनों इस ना खत्म होने वाले वसी समंदर में फंस चुके होते हैं। लेकिन इन तीनों को पूरा यकीन होता है कि जल्द ही यहाँ पर यूएस नेवी आएगी और इनको बचा लेगी, और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान में यूएस नेवी का एक क्राफ्ट नजर आता है। चीफ कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो ताकि वो ऊपर से पैराशूट को देख सके, क्योंकि इनकी बोट बहुत छोटी होती है और इतनी ऊंचाई से उसे नहीं देखा जा सकता था। लेकिन इनके पास पैराशूट नहीं होता और ना ही इनके पास फ्लेयर गन होती है जिसे चलाकर ये अपने होने का इशारा दे सके। ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट्स निकालकर उन्हें हिलाना शुरू कर देते हैं और साथ ही मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट दूर होने की वजह से इन्हें नहीं देख पाता और वापस चला जाता है। पायलट कहता है कि ये लोग हमें यहाँ ढूंढने आए थे और ये हमारे पास आखिरी मौका होता है। टोनी कहता है कि वो हमें यहाँ इस वसी समंदर में ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस पर पायलट कहता है कि वो बार बार एक जगह पर हमें ढूंढने के लिए नहीं आएंगे और अब इन्हें खुद ही किसी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हैरल्ड जानता है कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। वो सबको अपने जूते उतारने का कहता है, लेकिन एयरबोट छोटी होने की वजह से वो इसमें कोई भी सामान नहीं रख सकते, इसलिए हैरल्ड कहता है कि हमें अपने जूते समंदर में फेंकने होंगे। इसके बाद टोनी और जीन अपने जूते समंदर में फेंक देते हैं, लेकिन हैरल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। जीन कहता है कि आपने अपने जूते क्यों नहीं फेंके। हैरल्ड कहता है कि अगर हमें जमीन मिल जाती है तो हम में से किसी एक को चलना पड़ेगा और इसीलिए हमें एक बेर बचा के रखना है। और इस तरह इनका पहला दिन बगैर खाए पिए समंदर में गुजर जाता है। एयरपोर्ट छोटी होने की वजह से तीनों एक साथ नहीं सो पाते, इसलिए ये लोग एक एक करके सोते हैं। रात को हैरल्ड इनसे पानी का पूछता है। टोनी और जीन उसे हैरानी से देखते हैं। इसके बाद हैरल्ड अपने जूते के अंदर यूरिन करता है और वो उस यूरिन को पी जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस जगह पे उन्हें पानी मिलना अब आसान नहीं होगा। अगली सुबह हैरल्ड उन्हें बताता है कि हम लोग समंदर में फंस चुके हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 1900 मील दूर है, और हमारे पीछे साउथ अमेरिका है जो यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो कुछ ही हफ्तों में हम लोग पहुँच जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है कि अगर हम पहुँच भी गए तो हम उससे पहले ही भूख और प्यास से मर जाएंगे। जीन कहता है कि यहाँ पानी में बहुत सी मछलियाँ हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब वो गन की मैगजीन से स्प्रिंग निकालते हैं और उससे मछली का कांटा बनाते हैं और उस कांटे को पानी में डालते हैं। तभी उनके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये लोग उसे खींचने की कोशिश करते हैं। जब ये लोग उसे खींचते हैं तो उनकी रस्सी टूट जाती है और रस्सी के साथ कांटा नहीं होता। जीन कहता है कि पानी में कोई हमसे भी ज्यादा भूखा है। अब हम देखते हैं कि उन्हें बहुत गर्मी लग रही होती है, इसलिए जीन पानी में कूद जाता है। वो कहता है कि अब मैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके पीछे टोनी भी कूदने वाला होता है कि चीफ उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने सुना है कि इस समंदर में बहुत सारी शार्क्स हैं। और जब ये बात जीन को बताई जाती है तो वो भी वापस बोट पे आ जाता है और अब ये लोग पानी में भी नहीं जा सकते। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है और इन्हें आज बोट पर तकरीबन 5 दिन हो जाते हैं और इन 5 दिनों में इन्होंने ना कुछ खाया होता है और ना ही कुछ पिया होता है और इन तीनों को बहुत ही वीकनेस हो जाती है। और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो समंदर का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन हैरल्ड उसे रोक देता है और कहता है कि ये पानी तुम्हारे जिस्म को और कमजोर कर देगा। दरअसल ये सब लोग वहाँ पे पायलट हैरल्ड की वजह से ही फंसे होते हैं। वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता है, जबकि रेडियो पर जीन को बताया जाता है कि उन्हें ईस्ट की तरफ जाना है और इसी वजह से ये रास्ता खो देते हैं और पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से ये लोग अब समंदर में फंस जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हैरल्ड अपनी जेब से पेंसिल निकालता है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब हम इसे एक चार्ट बना सकते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि अब हम एग्जैक्टली कहाँ पे हैं। और इसके बाद वो अपनी एयरबोट पे ही चार्ट बनाना शुरू कर देता है और चार्ट बनाने के बाद जब उसको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है तो
वो कहता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा, और वो लाइफ जैकेट से और उनके पास और जो सामान होता है उससे एक लंगर बनाते हैं जिससे इनकी बोट एक जगह पे स्टेबल हो जाएगी। और जब ये इसे निकालेंगे तो तब ये उसी सिमत जाएंगे जिस सिमत में हवा चल रही होगी, और ऐसा करने से वो उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ ये जाना चाहते हैं। ये लंगर बनाकर उसे पानी में डाल देते हैं जिससे कि इनकी बोट स्टेबल हो जाती है। इसके बाद ये लोग बैठकर दुआ करते हैं। जीन कहता है कि हमने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हैरल्ड गॉड से मांगता है कि इस समंदर में जितनी भी बोट्स है उन सब की हिफाजत करना, और उन्हीं बोट में से एक बोट हमारी भी है। और टोनी बारिश के लिए दुआ करता है, लेकिन बारिश नहीं होती, जिससे टोनी नाउम्मीद हो जाता है। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो बारिश होना शुरू हो जाती है, और कई दिनों के बाद इन्होंने आज पहली बार पानी पिया होता है, जिससे इन्हें बहुत सुकून मिलता है क्योंकि इनकी फुल बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जीन कई दिनों की कोशिश के बाद भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाता, तो हैरल्ड उसे कहता है कि मैंने तुमसे ज़्यादा पेशेंस रखने वाला फिशरमैन आज तक नहीं देखा। जीन कहता है कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे एक कहावत है, यू डोंट केयर यू डोंट ईट। इसके बाद जीन अपने जेब से चाकू निकाल लेता है। हैरल्ड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस चाकू को अपनी जेब से कभी बाहर मत निकालना, क्योंकि एक यही चीज़ है जो कि इस राफ्ट में सुराख कर सकती है। लेकिन जीन उसकी बात नहीं सुनता और वो पानी में मछली का इंतजार शुरू कर देता है, और जैसे ही उसे पानी में मछली नजर आती है तो वो उस पर अटैक कर देता है। जीन का चाकू शार्क मछली के एक बच्चे को लग जाता है और वो उसे ऊपर राफ्ट के अंदर खींच लेता है। इसके बाद वो सब मिलकर उस शार्क के बच्चे को मार देते हैं। उसके अंदर से कई सारी छोटी मछलियाँ भी निकलती हैं, और इस तरह से पूरे एक हफ्ते के बाद ये लोग पहली बार खाना खाते हैं, जिससे ये लोग बहुत खुश होते हैं। इससे इन्हें बहुत एनर्जी भी मिलती है। हैरल्ड कहता है कि मैं जब घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज़ होगी। वो इन दोनों से भी पूछता है कि क्या तुम लोगों की शादी हो चुकी है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते होते। टोनी कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। और जीन कहता है कि मेरी ना शादी हुई है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। टोनी कहता है कि तुम जब घर जाओगे तो तुम मेरी बहन से शादी कर लेना, वो बहुत खूबसूरत है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी शार्क्स इनकी राफ्ट के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। दरअसल इन्होंने जिस शार्क के बच्चे को मारकर खाया होता है उसका कुछ खून पानी में भी गिर गया होता है, जिसकी स्मेल से सारी शार्क्स यहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती और वापस चली जाती हैं। एक रात को जीन पानी के अंदर हाथ डालकर बैठा होता है, तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है, लेकिन जीन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ पर ज़्यादा चोट नहीं आती। एक बार जीन को लगता है कि सामने आइलैंड है और वो टोनी को दिखाता है, लेकिन टोनी कहता है कि सामने कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। 15वें दिन हम देखते हैं कि टोनी के हाथ में उसकी गन होती है और जीन उसे आहिस्ता से कहता है कि तुम मुझे अपनी गन दो और कोई भी आवाज़ ना निकालना। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन राफ्ट पर बैठे एक परिंदे पर गोली चलाता है, जिससे वो परिंदा समंदर में गिर जाता है। इसके बाद हैरल्ड उस परिंदे को पकड़ने के लिए समंदर में छलांग लगा देता है। जब वो परिंदे को पकड़ता है तो उसके पीछे शार्क लग जाती है और वो जल्दी से अपने राफ्ट की तरफ भागता है और आखिर वो शार्क से बचने में कामयाब हो जाता है। और अब 15 दिन में ये दूसरी बार होती है जब इनको खाने के लिए कुछ मिलता है। अब इनको समंदर में 20 दिन हो चुके होते हैं। जब हैरल्ड सुबह उठता है तो वो देखता है कोई भी ड्यूटी पर नहीं होता, बाकी 2 साथी भी सोए हुए होते हैं, कोई भी हवा का रुख चेक नहीं कर रहा होता। और वो इन दोनों पर गुस्सा होता है कि मैंने तुम लोगों की ड्यूटी लगाई थी और तुम लोग सो रहे हो। जिन कहता है कि यहाँ पर देखने के लिए अब कुछ भी नहीं है और वैसे भी आज तक हमें आइलैंड तक पहुँच जाना चाहिए था। हैरल्ड कहता है कि मेरे दिमाग में एक रफ पिक्चर है, और उसकी ये बात सुनकर ये दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। यानी कि हैरल्ड अभी तक श्योर नहीं है कि ये लोग एग्जैक्ट कहाँ पर हैं। जीन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमें समंदर में लैंड करना पड़ा, तुम हमें हमारे शिप से बहुत दूर ले आए थे, इस वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो चुके थे। हैरी भी अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि जब वो ऊपर हवा में थे उसे नींद आ गई थी और वो कुछ लम्हों के लिए सो गया था, और जब उसकी आँख खुलती है तब तक वो बहुत दूर निकल चुके होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ पर पहुँचे हैं, और पेट्रोल ख़त्म हो जाने की वजह से इन्हें समंदर में लैंड करना पड़ा। हैरल्ड को अपनी इस गलती पर बहुत अफसोस होता है और वो इस बात के इन दोनों से माफ़ी भी मांगता है। जीन उस मैप को उठाता है जो हैरल्ड ने लाइफ बोट जैकेट के ऊपर बनाया होता है और कहता है कि अब यही हमें घर वापस लेके जा सकता है। तभी हैरल्ड को एक आइडिया आता है और वो जीन के चाकू से अपने शूज़ काटकर 2 चप्पू बनाता है ताकि जिस तरफ ये जाना चाहते हैं उस तरफ ये लोग जा सकें। अब टोनी कहता है कि जो भी सबसे पहले आइलैंड देखेगा उसे बाकी के दूसरे 2 लोग एक अच्छा सा डिनर करवाएंगे, वो भी उसकी फेवरेट जगह पर। लेकिन इनकी मंजिल इतनी आसान नहीं होती और आज इनको पूरे 30 दिन हो जाते हैं और 30 दिन के बाद इनके अंदर अब बोलने की हिम्मत भी नहीं होती
क्योंकि ये भूखे और प्यासे होते हैं और इनके पास कोई मुहर्रिक भी नहीं होता। अब हम देखते हैं कि उसी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें एक बार फिर पानी मिल जाता है। लेकिन तब एक बहुत बड़ा तूफान भी वहाँ पे आ जाता है और इनकी राफ्ट उलट जाती है। टोनी को तैरना नहीं आता होता, इसलिए वो खो जाता है, लेकिन वो भी राफ्ट की दूसरी तरफ होता है। बड़ी मुश्किल से ये लोग राफ्ट को सीधा करते हैं और एक एक करके उसमें सवार हो जाते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये तीनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं और इनके पास राफ्ट में जो थोड़ा बहुत सामान था वो रात को तूफान की वजह से बह जाता है। हैरल अपनी बीवी को याद करता है और जीन को टोनी की बहन समंदर में बैठी हुई नज़र आती है और वो टोनी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। इस पर टोनी कहता है कि तुम दोनों एक ग्रेट कपल बनते। हैरी ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब इस तरह से एंड हो जाएगा, मुझे तुम लोग माफ़ कर दो। दरअसल वो इन सब के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार समझ रहा होता है। टोनी अब उठकर बैठ जाता है और कहता है कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। और इसके बाद वो अपने हाथ से चप्पू चलाना शुरू कर देता है। उसे देखकर दूसरे दो साथी भी ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। और 34 दिन के बाद जब ये पूरी तरह बेहाल हो चुके होते हैं, तकरीबन मर चुके होते हैं, इनके अंदर बात करने की भी ताकत नहीं होती। टोनी कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैंने बहुत हरा भरा खेत देखा है। हैरल कहता है कि ये सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ। और वो समंदर से थोड़ा सा पानी उठाकर पीता है। तभी उसके सामने जीन लेटा हुआ होता है। वो अचानक से उठता है और कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा हरा नज़र आ रहा है। और जब ये तीनों उठकर देखते हैं तो ये एक आइलैंड होता है, जिसे देखकर ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ये अपने हाथों से चप्पू चलाते हुए ज़ोर ज़ोर से उस क्राफ्ट को उस तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि ये तीनों समंदर के किनारे पर पड़े होते हैं। 34 दिनों के बाद जब ये लोग ज़मीन पर आते हैं तो इन्हें बहुत सुकून मिलता है। इसी साहिल पर 2 झोंपड़े भी होते हैं और ये तीनों के तीनों उस तरफ चल पड़ते हैं। और इस तरह से इस मुश्किल सफ़र को ख़त्म करके ये लोग 20 फरवरी 1942 को इस बीच पर पहुंच जाते हैं। आखिर में बताया जाता है कि इन तीनों ने 1000 माइल से भी ज़्यादा सफ़र किया होता है और हैरल को नेवी ने अवार्ड भी दिया, क्योंकि इस मुश्किल सफ़र में उसने अपने क्रू को बहुत अच्छे से लीड किया। लेकिन इसके बाद उसने कभी भी कोई एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टोनी जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने नेवी में ही अपना काम कंटिन्यू रखा। जीन ने भी वॉर के दौरान रेडियो मैन का काम ही किया और सन 1946 में उसने टोनी की बहन से शादी कर ली। मूवी के आखिर में इन तीनों की हमें एक रियल पिक्चर भी दिखाई जाती है और इसके साथ ही सच्चे वाक़े पर मबनी इस फिल्म का एंड हो जाता है।